वर्ष 2021 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शांति, विश्वास, सतत विकास और फल एवं शाक भाजी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति, विश्वास, सतत विकास और फल एवं शाक सब्जी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमर नहीं है? इस प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा है जो पॉलीमर नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रेप्टोलैक्टम, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन ये सभी जो है पॉलीमर है। और अगर क्रेप्टोलैक्टम एक पॉलीमर नहीं है, क्रेप्टोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र होता है C6H11NO। क्रेप्टोलैक्टम जो है एक कार्बनिक अम्ल है। यह एक मोनोमर है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर नायलॉन की बात की जाए तो नायलॉन और सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक है जो रैखिक पॉलीमाइड है। इसकी आविष्कार की बात की जाए, नायलॉन की आविष्कार की बात की जाए तो 1935 ईस्वी में डॉक्टर वालेस कैरोथर्स ने किया था। नायलॉन का आविष्कार जो है डॉक्टर वालेस कैरोथर्स द्वारा किया गया था। यह मानव संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका प्रयोग साल, रस्सी, टायर और पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। किसका? नायलॉन का। वहीं अगर टेफ्लॉन की बात की जाए तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक होता है, जिसका रासायनिक रूप से यह निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इससे बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन, तावा, कढ़ाई इत्यादि टेफ्लॉन से बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात की जाए तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है इसका स्टाइरीन का बहुलक है। इसका प्रयोग पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डब्बे, खिलौने, कंघी आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा जो है किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पेरिफोरा। स्पंज गुहा की बात की जाए तो ये जंतु संघ का पेरिफोरा जगत का एक विशिष्ट लक्षण है। इस संघ की जंतुओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके शरीर जो होते हैं वह देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म ओष्ठियाँ मतलब अस्थियाँ, हड्डियाँ नामक छिद्र होते हैं जो इनके लिए मुखिकाओं का काम करते हैं। इस संघ के जैविक क्रियाएं का जल आवरण धारण पर निर्भर करती है, क्योंकि स्थिर प्राणियों में जल धारा भोजन एवं ऑक्सीजन लाती है, इसे उत्सर्जी पदार्थ एवं जनन उत्पादों के साथ ले जाती है। अब तिलचट्टे, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, तिलचट्टे का खून का रंग डैश होता है? तिलचट्टे का खून का रंग डैश होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सफेद। तिलचट्टे का खून का रंग जो होता है वो सफेद होता है। इसी में एक और प्रश्न आता है कि कौन ऐसा जंतु है अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अरिहंत की बात की जाए तो अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है। ओवॉक्स की बात की जाए तो इजराइल द्वारा विकसित एक फॉल्कन वायुसेना हेतु है। वहीं
एटलस सेंटोर की बात की जाए तो एटलस सेंटोर जो है अमेरिका निम्न तापिकी रॉकेट है और नाग आप लोगों को पता है एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है जो कि भारत द्वारा DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। नासा की जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है वो कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, पासाडोना में। नासा की जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है वो पासाडोना में स्थित है। अब पासाडोना की इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। 1936 ईस्वी को हुई थी। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना की बात की जाए तो नासा का जो स्थापना हुआ था 29 जुलाई, आप लोग लिखते चलिए 29 जुलाई 1958 ईस्वी को 1958 ईस्वी को नासा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो थे इवाइट डेविड, नासा के संस्थापक जो थे इवाइट डेविड आइजन हावर, याद रखिएगा इवाइट डेविड आइजन हावर। इसका मुख्यालय, नासा का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यह एक क्षारीय बेसिक ऑक्साइड है। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड नहीं होता है, बल्कि यह एक अम्लीय ऑक्साइड होता है। जबकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ये बिल्कुल सही है। यह शुष्क बर्फ बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे इसका उपभोग भी करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह एक जो होता है अम्लीय ऑक्साइड होता है, ना कि क्षारीय ऑक्साइड होता है। यह प्राथमिक हरित गैस, आप लोगों को पता है यह प्राथमिक हरित गैस ग्रीन हाउस में गैस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, REDD प्लस रणनीति सीधा संबंध निम्नलिखित में से किसके शासन से है? REDD प्लस रणनीति का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किसके संबंध से है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनो उन्मूलन से। वन उन्मूलन से संबंधित है। अब वनो उन्मूलन और वन ह्रास, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। वन एक स्रोत होने के साथ साथ सबसे प्रभावी कार्बन सिंक भी होता है। जो वन होता है, जो जंगल होता है, एक स्रोत होने के साथ साथ कार्बन सिंक भी होता है जो बृहत समन के अनुकूल की क्षमता प्रदान करते हैं। अब बात करें UNFCCC के अंतर्गत REDD प्लस जो है वनो उन्मूलन और वन ह्रास से उत्सर्जन की कमी के लिए जलवायु परिवर्तन का उसकी सहनशीलता को स्वीकार करने की क्षमता का उपयोग करने के लिए वैश्विक प्रयास किया गया है। REDD का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, reducing emission from deforestation and forest degradation है। अगर इसकी शुरुआत की जाए UNFCCC की तो आप लोग लिख लीजिए UNFCCC की शुरुआत की बात की जाए तो 2008 ईस्वी में
किया गया था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनएस का अर्थ क्या है? डीएनएस का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी जो है किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। अगर बात की जाए वॉकी टॉकी की तो अर्ध डुप्लेक्स में डेटा का एक संकेत होता है जो संकेत वाहक होता है। एक समय में केवल एक तरफ से ही डेटा भेजा जा सकता है। इसके लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन के अंतर्गत यह काम करता है। इसका आधा द्वैत संचरण होता है। यह एक वर्क स्टेशन लाइन पर डेटा भेज सकते हैं और फिर डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका निर्माण एडवर्ड हगिस ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1858 में। भारत में 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। वह था भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी का शासन समाप्त किया गया तथा ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। अब गवर्नर जनरल को स्थान पर महारानी के प्रतिनिधित्व के रूप में वायसराय के पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र प्रभार में के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्गठन एक्ट भी लाया गया था। इस एक्ट को लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान सर्वाधिक रहा था। अगला प्रश्न है, अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है? आप लोगों को बताना है अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रोटिस्टा। अमीबा जो है प्रोटिस्टा जगत का एक प्राणी है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे कि शैवाल, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले कुछ जीव है जैसे शैवाल, डाइटम, शैवाल, डाइटम आदि एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी मृत परजीवी होते हैं, यानी मृत परजीवी होते हैं अथवा इनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन पोषण क्रिया भरण करते हैं। प्रोटिस्टा जनन दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है। आप लोगों को पता होगा, एक लैंगिक जनन और दूसरा जो है वो अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार की क्रिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन उस क्रिया को कहते हैं जब नर एवं मादा जायगोट का निर्माण करते हैं तो लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में द्विविभाजन प्रणाली द्वारा पूर्ण होती है, जिसे पुती निर्माण करके जीव को जन्म होता है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत का महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है जो तालाबों और झील आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कपिल देव को। कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के रूप में जाना जाता है। हॉकी के जादूगर किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, मेजर ध्यानचंद को, द विजार्ड मेजर ध्यानचंद। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पेले को कहा जाता है फुटबॉल का पर्ल। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी पीटी उषा। राबड़ी पिंड एक्सप्रेस शोएब अख्तर। डांसिंग अंपायर बिल्ली बोडेन। चिल्ली राजवर्धन सिंह राठौर। और टर्मिनेटर के रूप में हरभजन सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को है हिंदी संस्करण के रूप में कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को अपना हिंदी संस्करण के रूप में अपनाया गया था। वहीं अगर बात की जाए, इसे जन गण मन राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फीफा की स्थापना जो है फ्रांस में हुई थी। फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी। अब फीफा की बात हुई है, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेवल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हुई थी। अगर फीफा की स्थापना की बात की जाए, 24 मई 1904 ईस्वी को हुई थी। 24 मई 1904 ईस्वी को फीफा की स्थापना हुई थी। वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप के रूप में संपन्न हुआ, जिसे फ्रांस विजेता एवं क्रोएशिया उप विजेता रहा। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो आकार क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, आकार की वृद्धि हो जाएगी। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका सूत्र होता है P = F/A। अब P यहाँ पर दाब है। P की बात की जाए तो P से प्रेशर होता है, F से फोर्स होता है, अर्थात F बराबर जो होगा बल होगा और A बराबर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। दाब का एसआई मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं और इसे PA से सूचित किया जाता है। इसकी विमीय सूत्र की बात की जाए तो ml इन्वर्स T2 होता है। वायुमंडलीय दाब को बार से मापा जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में अर्थात कहने का मतलब, यहाँ पर शून्य में कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका वस्तुओं की जो होगी समान त्वरण होता है। प्रति एकांक समय में तय की गई वेग को त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई वेग को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे
ए से सूचित करते हैं। अगर इसका एसआई मात्रक की बात की जाए तो मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा विमीय सूत्र होता है T2 होता है। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। याद रखिएगा, इसका मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। एक समान वेग को त्वरण शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण की मान की बात की जाए तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है, याद रखिएगा आप लोग, और ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर अगर बात की जाए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के खिंचाव की प्रतिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। यदि बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो धन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋण गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पौधे के जो फफूंद और तने को ऋण गुरुत्वाकर्षण होता है, जबकि जड़ों एवं जड़ों में धन गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, यदि ध्रुव के चक्रों की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर हुई वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि पृथ्वी के चक्कर की गति जो है बढ़ जाए तो धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का वजन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो वजन है वो घट जाता है। यदि पृथ्वी के चक्कर की गति जो है वो अचानक से बढ़ जाए तो धरातल पर रखी जो वस्तु का भार है वह अपने मूल भार से कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, वायु को क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का संचरण को क्या कहते हैं? वायु से क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा संचरण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा संचरण को अभिवहन कहते हैं। ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर गति से होने वाले ऊष्मीय संचरण को संवहन कहते हैं। याद रखिएगा, ऊष्मा को ऊर्ध्वाधर गति से होने वाले ऊष्मा संचरण को संवहन कहते हैं। संवहन केवल गैस तथा द्रव में, संवहन अगर बात की जाए तो केवल गैस और द्रव में, गैस प्लस द्रव में होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एक माध्यम से अणु से दूसरे अणु में मिल जाती है परंतु अणु अपना स्थान परिवर्तन करती है, चालन कहलाती है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा, तो याद रखिएगा ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप से भी संचरित होता है, इसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण के माध्यम से ही आती है। जब विकिरण ऊर्जा किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के ताप नहीं बदलता है, परंतु विकिरण किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा की एसआई मात्रक की बात की जाए तो याद रखिएगा जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या 15 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर अगर बात की जाए तो 4.186 जूल होता है, याद रखिएगा। और 1 जूल बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? अब इससे जुड़े हुए जितने सारे फैक्ट बन सकते हैं सभी आप लोग लिख दीजिए।
क्या होता है, एक चीज को अगर लिख देते हैं आप लोग तो वो चीज आपको याद हो जाती है। अब पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब पूछा है कि हरित क्रांति, अब इससे रिलेटेड जानेंगे हम लोग कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अब भारत में पूछा है तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब पूछा है किस दशक में हुई थी, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भारत में हरित क्रांति की दशक की अगर बात की जाए तो 1860 ईस्वी के दशक में हुई थी, जो कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में माना जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्म जो है पंतनगर, याद रखिएगा आप लोग, ये भी आप एग्जाम में पूछ सकता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्म जो है भारत की भूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति के समय कृषि एवं खाद्य मंत्री, याद रखिएगा, हरित क्रांति के समय कृषि एवं खाद्य मंत्री जो भारत के थे बाबू जगजीवन राम थे। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किनको, जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में अच्छी किस्म अच्छी उपज देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क है। 1503 ईस्वी में स्वीडन कमांडर के रूप में अल्बुकर्क भारत आया था तथा 1509 ईस्वी में इसे भारत में वाइसराय नियुक्त किया गया था। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा को छीन लिया, जिसे कालांतर में भारत का पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बंबई प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों के बावजूद बंबई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा D.K. कर्वे के द्वारा जो है मुंबई में उनके प्रयासों से, D.K. कर्वे के प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब ये स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जामों में रिपीट होता है। NTPC के अभी हाल ही में हुए एग्जाम में भी रिपीट हुआ है यह प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रकार को जो है गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। भारत में जो है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंहभूम। सिंहभूम किस राज्य में पड़ता है, तो सिंहभूम जो है झारखंड। भारत में यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले में होता है, जादूगोरा नामक स्थान से प्राप्त होता है। कोलार का खान जो है सोने से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। मसालों का बगीचा का उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो आप लोगों सभी को पता होगा। मसालों को बगीचा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। मसालों का बगीचा के नाम से केरल जाना जाता है। इसी से जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग
कुछ जान लेते हैं। सोया प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। 5 नदियों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? पंजाब को। रैलियों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? दिल्ली को। समुद्र पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप को। अंडों की टोकरी के रूप में किसे जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को। और मलाई का देश के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नाटक राज्य को। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग लिखते चलिए। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसके बीच पृथक करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार के द्वीप। अब आप लोग कहिएगा कि हम भूल जाते हैं। तो 10 डिग्री में देखिए गोल आ रहा है, अर्थात अंडा किस में आ रहा है? 10 डिग्री में, ना कि 8 में, ना कि 9 में, ना कि 38वीं, ना कि 89वीं डिग्री चैनल में, सिर्फ 10 में आ रहा है अंडा। इसलिए याद रखिएगा आप लोग 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है अलग करता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण पर निषेध से संबंधित है? अर्थात मौलिक अधिकार के अंतर्गत वह कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 19 आप लोग जानते हैं वाक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता की अंत करता है। और अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो याद रखिएगा बाल श्रम मानव अंगों का व्यापार पर प्रतिबंध करता है। बाल श्रम पर जो श्रम अर्थात जो कारखाने में कार्य करने की जो है वो इसको क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। और साथ ही इस अंगों को व्यापार पर भी प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है उसके शोषण से निषेध करता है। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के 7 श्रेणियां में विभक्त किया गया है, परंतु अब इसमें क्या केवल कितने रह गए हैं? आपको बताना है कि मूल संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, परंतु अब इसमें केवल कितने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 6 श्रेणियां। पहले मूल अधिकार में 7 श्रेणियां था, बाद में इसे 44वां संविधान संशोधन में 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार जो कि 300A के तहत कर दिया गया है, वह अब एक कानूनी अधिकार रह गया है, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 रह गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। और ये है भारतीय ग्राम पंचायत की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता मिली थी इसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 के रुपये भारतीय नोट पर अंकित है? निम्नलिखित में से वह कौन सी आकृति है जो 2000 रुपये के नोट पर अंकित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। आप लोगों को पता है मंगलयान 2000 रुपये के नोट पर, भारतीय 2000 रुपये नोट पर मंगलयान चित्र अंकित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यातायात, रडार को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, याद रखिएगा आप लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर। और किस किस में उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर को? तो याद रखिएगा आप लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हॉस्पिटल में जो मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है।
पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है हाइब्रिड कंप्यूटर का ही लगा होता है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी और रडार के किसी वस्तु की गतिविधि के पता लगाने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ये सभी उपकरण के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक वायुयान, फाइटर प्लेन में भी हाइब्रिड कंप्यूटर ही लगा रहता है। मनुष्य के शरीर भी एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। तो इतने सारे इस्तेमाल जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? यहाँ पूछ रहा है नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो अब नीति आयोग, तो याद रखिएगा नीति आयोग जो है, नीति आयोग को भंग कब किया गया था? तो याद रखिएगा नीति आयोग को भंग भी 2015 ईस्वी में किया गया था और भंग करने के साथ ही नीति आयोग अस्तित्व में भी 2015 को ही आया था। अब नीति आयोग की बात हो गई है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं और ये मोदी के ही शासनकाल में आया है, तो इसलिए इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ही हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पांगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के। और याद रखिएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहली बार जो है कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। पहली बार जो है कोड प्रणाली का विकास नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? भारत में जो है 2 सदन वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1952 ईस्वी में। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव की बात की जाए तो 28 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, इसलिए हम लोग कहते हैं 1951 टू 1952। यह चुनाव 400 निवासियों यह चुनाव जो है 489 सीटों के लिए हुआ था। 400 निवासी सीटों के लिए हुआ था प्रथम लोकसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा में का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्टर हंट निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी सेफ्टी पिन का। वाल्टर हंट के द्वारा सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था। अब पनडुब्बी के आविष्कार की बात की जाए तो कार्नोलिस डेब्रेल के द्वारा किया गया था। हम्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हम्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हम्पी डेवी ने मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। टेलीविजन का आप लोग पता है जोनी लोडी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। लेजर का आविष्कार थियोडर मेपन के द्वारा 1960 में किया गया था। मानसून शब्द जो है डैश से लिया गया है। मानसून शब्द जो है डैश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये एक अरबी शब्द है। मानसून जो है एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो कि देश के वार्षिक वर्षा का 70% तक रहता है। किस राज्य के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना की शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए झारखंड के द्वारा हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कब की गई? देश में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहां पर हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी न्यू दिल्ली में। डुरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? डुरंड कप जो है इस
2021 में किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा FC गोवा के द्वारा डुरंड कप 2021 का खिताब जीता गया है। मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों में अपराध श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों का अपराध को श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि श्रीलंका के द्वारा मैच फिक्सिंग में हुई मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला देश जो है वो है श्रीलंका। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 87वां। भारत का जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 87वां है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 17 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नासा के द्वारा। अगर सबसे शक्तिशाली बात की जाए तो सिंपल सी बात है वो नासा ही होगा। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्थान फीफा को शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? अर्थात महिला विश्व कप फीफा का 2023 का मेजबानी किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला है फीफा विश्व कप महिला का मेजबानी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य है जो जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए उनके उपन्यास सनातन के लिए किसे चुना गया है? सनातन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? अर्थात NCA का प्रमुख भारत में क्रिकेट अकादमी NCA का प्रमुख किसे पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो वह है VVS लक्ष्मण को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 29 मई को। आज के सेट का आखिरी सवाल विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे अर्थात अधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 15 मार्च को। इस तरह से हमारा सेट नंबर 7 समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।